नेपाल एक छोटा सा देश जहां सोशल मीडिया बैन और करप्शन से जेंजीब इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट को आग लगा दी, पीएम को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और अब एक 73 साल की पूर्व जज को देश चलाने की कमान सौंपने जा रहे हैं। भारत के पड़ोसी नेपाल में ये सब हो रहा है और नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान जिसे सौंपने की बात चल रही है उनका नाम है सुशीला कार्की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुशीला कार्की कौन है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर नेपाल में हुआ क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की उस क्रांति की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 11 सितंबर 2025 को नेपाल में जेंजी प्रोटेस्टर्स ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। ये फैसला एक जूम मीटिंग में हुआ जहां हजारों युवा शामिल थे। आज तक वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम सरकार संभाल सकती हैं और अंतरिम प्रधानमंत्री उन्हें बनाने की तैयारी हो गई है। देखिए, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता तो सालों से है, लेकिन इस बार ट्रिगर था सोशल मीडिया बैन। 4 सितंबर को नेपाल गवर्नमेंट ने 26 प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर दिए। इनमें फेसबुक, एक्स जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यहां तक कि चाइनीज मैसेजिंग ऐप वीचैट भी। इस बैन की वजह थी ये कंपनियां रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही थी, लेकिन युवाओं के लिए ये फ्री स्पीच पर अटैक था। इसके अलावा करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी ने आग में घी डालने का काम किया। ये पूरा बवाल #NepoKids से शुरू हुआ, जहां पॉलिटिशियंस के बच्चों की लग्जरी लाइफ को हाईलाइट किया गया, जबकि आम युवा गरीबी में जी रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 8 सितंबर 2025 को प्रोटेस्ट शुरू हुए और जल्दी ही पूरे देश में ये प्रदर्शन फैल गया। 9 सितंबर को वायलेंस पीक पर पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने सिंहादरबार, सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिशियंस के घरों को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रैकडाउन किया, जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए। पीएम केपी ओली शर्मा और 4 मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ा। आर्मी ने कर्फ्यू लगा दिया। सड़कों पर चेक पॉइंट्स हैं और लोग घरों में कैद हैं। लेकिन प्रोटेस्टर रुके नहीं, वो क्लीन अप ड्राइव चला रहे हैं, सड़कें साफ कर रहे हैं और अब राजनीतिक ट्रांजिशन की बात हो रही है। ये पूरा मूवमेंट डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इस मूवमेंट का नेतृत्व करने वाला कोई सिंगल लीडर नहीं है, बल्कि हजारों युवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे डिस्कॉर्ड पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसी से डिविजन्स भी हैं। कुछ प्रो मोनार्की चाहते हैं, कुछ नहीं। फिर भी उन्होंने आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिगडेल से मीटिंग की और सुशीला कार्की का नाम फाइनल किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने कंफर्म किया कि युवाओं ने वोटिंग से उनका नाम चुना। अब चलिए जानते हैं कि सुशीला कार्की हैं कौन। अब आते हैं मुख्य किरदार यानी सुशीला कार्की पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ। वो 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। 1972 में महेंद्र मोरंग कैंपस से बीए, फिर 1975 में वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई नेपाली कांग्रेस लीडर दुर्गा प्रसाद सुवेदी से, जिनसे शादी हुई। कार्की ने 1978 में काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। 1978 में लॉ की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1979 में विराटनगर से वकालत शुरू की। 1985 में धरान में असिस्टेंट टीचर बनी। 2007 में सीनियर एडवोकेट, फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज, 2010 में परमानेंट जज और जुलाई 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। सुशीला कार्की जून 2017 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहीं। सुशीला की सबसे बड़ी पहचान ही उनका एंटी करप्शन स्टैंड है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। सुशीला ने सुप्रीम कोर्ट में कई हाई प्रोफाइल केस जैसे नेपाल ट्रस्ट वर्सेस पूर्व राजकुमारी की प्रॉपर्टी, पॉलीमार बैंक नोट करप्शन, काठमांडू निजगढ़ एक्सप्रेसवे केस का निपटारा किया। नेपाली महिलाओं को बच्चों की सिटीजनशिप देने का अधिकार, जो पहले सिर्फ पुरुषों को था, जैसे एक ऐतिहासिक फैसले भी उन्होंने ही सुनाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा। 2017 में नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर ने उन पर इम्पीचमेंट मोशन लाया। आरोप था बायस जजमेंट और एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर का, लेकिन पब्लिक सपोर्ट और कोर्ट ऑर्डर से मोशन वापस लिया गया। सुशीला का इंडिया कनेक्शन।
BHU एलुमनी होने से वो भारत को अपना दूसरा घर मानती हैं। वो कहती हैं, मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूँ, उनकी इम्प्रेशन अच्छी है, भारत ने नेपाल की बहुत मदद की है। भारतीय दोस्तों को बहन जैसा मानती हैं, गंगा नदी की यादें शेयर करती हैं। नेपाल इंडिया रिलेशंस के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, खासकर चीन के इन्फ्लुएंस के बीच में। क्यों चुनी गई सुशीला कार्की? अब सवाल ये उठता है कि जेनजी ने उन्हें क्यों चुना? क्योंकि वो अनुभवी, निष्पक्ष और एंटी करप्शन की सिंबल हैं। ये वह चाहते हैं कि वो संकट में देश को लीड करें। जब तक चुनाव ना हो, सुशीला ने खुद कहा, एक्सपर्ट को साथ आकर रास्ता निकालना चाहिए, पार्लियामेंट अभी भी खड़ा है। उन्होंने युवाओं की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की कमान संभालने से पहले ही कार्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूँ, मुझ पर मोदी जी का बहुत अच्छा प्रभाव है। नेपाल की ये क्रांति दिखाती है कि जेनजी कितनी पावरफुल है। लेकिन आगे क्या? क्या सुशीला कार्की नेपाल को स्थिरता देंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।